माननीय सभासदों, अध्यक्ष जी पधारे। माननीय सदस्यगणों, आज जैसा हम सब जानते हैं विश्व महिला दिवस है। सदन के सभी सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता की भावना को ध्यान में रखते हुए नारी का सम्मान करना और उसके हितों की रक्षा करना हमारी पुरानी संस्कृति है। नारी त्याग की मूर्ति है। वह अपने त्याग और परिश्रम के बलबूते पर समाज के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है, किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, खेल, साहित्य, उद्योग, सेना, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने आकाश की उड़ान भरी है, सागर में गोता लगाया है, सत्ता संभाली है और लड़ाई जीती है। आधुनिक नारी की गति तेज है, कदम आत्मविश्वास से भरपूर और खुली मानसिकता तथा स्वतंत्र विचारों के साथ वह प्रगति पर अग्रसर है। एक तरफ तो यह स्थिति बहुत उत्साहजनक है, किंतु दूसरी तरफ आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं गरीबी और शोषण का शिकार हैं। आधी दुनिया का यह पूरा सच है। उनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल कानून बनाने से अधिकार नहीं मिलते तथा केवल साधनों की उपलब्धि से ही सुधार नहीं होता है। इसके लिए समाज की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन लाना जरूरी है। यह केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं। इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है। व्यवहारिक रूप से कानूनी प्रावधानों की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। महिला अधिकारों का सीधा संबंध जीने के अधिकार से है। तमाम बाधाओं के बावजूद विरोध, तिरस्कार और शोषण को नकारते हुए नारी शक्ति जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी के नाम से जानी जाएगी। महिला दिवस का आयोजन करना तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन न लाया जाए। इस संदर्भ में मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। अभी कुछ क्षणों में बजट पेश होगा। महिला सशक्तिकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं भलीभांति परिचित हूं। मुझे आशा है कि आज के बजट में वे महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। अंत में मैं आप सबको एक बार फिर महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वर्ष 2017-18 का बजट भाषण पढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि मैं लगातार तीसरी बार इस सम्मानित सदन में बजट पेश कर रहा हूं। हर बार पहले दो बार की तरह हर बार मैंने बजट तैयार करते वक्त, बजट की तैयारी के वक्त ईश्वर से यही दुआ मांगी है कि एक रात को आसमां का निजाम मेरे नाम कर दे, एक रात को आसमां का निजाम मेरे नाम कर दे, मैं सारे तारे उठाकर गरीबों में बांट दूं। अध्यक्ष जी, अपने बजट वक्तव्य में मैं दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का सदुपयोग करने की दिशा में सरकार की योजनाओं पर बात रखूंगा। दिल्ली की जनता के पैसे का जनता के लिए इस्तेमाल करते हुए आने वाले वित्त वर्ष में सरकार के विजन और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करूंगा। साथ ही विगत 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा, सबका संक्षिप्त विवरण भी रखना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जा रहे इस बजट की 2 बेहद खास बातों का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। पहली खास बात तो यह है कि इस बजट को हमने प्लान और नॉन प्लान जैसे
परंपरागत ढांचों से, परंपरागत सांचों से निकालकर तैयार किया है। मैंने पिछली बार भी अपने बजट वक्तव्य में इसका जिक्र किया था कि प्लान और नॉन प्लान खर्च आम आदमी की समझ से परे की बात है। उसके लिए तो सारा बजट ही सरकार का खर्च है। तो इस बार का बजट महज कैपिटल और रेवेन्यू दो हिस्सों में हमने बांटा है। यानी आम लोग अब आसानी से समझ सकेंगे कि जो योजनाएं और प्रोजेक्ट सरकार उनके लिए ला रही है, उनके शुरू होने पर कितना खर्च होगा और उन्हें आगे चलाने पर खर्च कितना होगा। ये हमने पहल की है इस बजट में। ये पहली बात है कि नॉन प्लान और प्लान इसमें खत्म कर दिए हैं। सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू में इस बजट को समझा जा सकेगा। दूसरी खास बात यह है कि इस वर्ष से हम आउटकम बजट प्रस्तुत करेंगे। ये दिल्ली का और देश के किसी भी राज्य का पहला आउटकम बजट है। बजट में अकाउंटेबिलिटी की, बजट के आउटपुट की हम हमेशा बात करते रहे हैं, सुनते आए हैं, लेकिन आउटकम बजट उसके आगे की अवधारणा है। देश में पहली बार किसी राज्य के बजट में अपनाई जा रही है। इसका विस्तृत और पूर्ण ठीक से विवरण मैं आगे रखूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि दो अलग बातों पर मैं जिक्र कर रहा हूं और आउटकम बजट की बात कर रहा हूं, तो फिलहाल इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में हम 20 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो नॉर्मली बजट के आउटपुट में हम ये देखते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग बनी या नहीं बनी, हम बस ये देखते हैं। ये बजट आउटपुट है, ये बजट की अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन बजट आउटकम में हम अब ये बात भी शामिल कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये उसका आउटकम होगा। और वो आउटकम अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर 3 महीने पे इसका आकलन होगा। इस पे मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। इसकी एक मॉनिटरिंग हर 3 महीने में की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में जैसा मैंने कहा, तीसरी बार दिल्ली सरकार का पूर्ण बजट इस सदन के समक्ष मुझे रखने का मौका मिल रहा है। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी सरकार का मूल कार्य है लोगों को आसानी से जीने के लिए अवसर और वातावरण प्रदान करना। ऐसे अवसर और वातावरण बनाना ताकि लोग स्वस्थ रहते हुए बेहतरीन शिक्षा हासिल करके समाज में उत्पादन की अथवा सेवा की अपनी भूमिका निभा सकें और अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था बहुत गरिमापूर्ण तरीके से कर सकें। यह महत्वपूर्ण है अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार में सोच आने के बाद या सरकार में बैठ के लोग अपने आप को व्यवस्था का सत्ता, देश का मालिक समझने लगते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी सरकार से क्या चाहता है? आम आदमी तो बस इतना ही चाहता है कि मैं भी अपनी किस्मत लिख सकूं अपने हाथ से, मैं भी अपनी किस्मत लिख सकूं अपने हाथ से, मेरे भी सफे पर छोड़ दो थोड़ा सा हाशिया। आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी पूरी कहानी आप लिख दो, वो तो चाहता है थोड़ा सा हाशिया छोड़ के उस हाशिए का ध्यान रखो, बाकी तो मैं अपनी किस्मत लिख लूंगा। मुझे खुशी है कि पिछले 2 बजट के दौरान हमने इस दिशा में जो विजन सदन के समक्ष रखा, उसके परिणाम केवल 2 वर्ष में ही सामने आने लगे हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के काम के प्रति लोगों की उत्सुकता बनी है और लगातार बढ़ रही है। इस तरह के कुछ काम उनका मैं उल्लेख करूंगा। एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए हमारी सरकार ने हाल ही में अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 37% की बढ़ोतरी की है। अकुशल मजदूर को अब 9,724 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 13,350 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 10,764 रुपए प्रतिमाह की जगह 14,698 रुपए और कुशल श्रमिकों को 11,830 की जगह 16,182 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये देश में पहला अवसर है जब न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन में सहयोग के लिए कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 1,000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। विकलांगजनों और विधवाओं महिलाओं की पेंशन राशि भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह की गई है। एक नए और प्रायोगिक उपाय के रूप में हमारी सरकार ने बेघरों के लिए 10 रैन बसेरों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए हैं। इन स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो बेघर लोग हैं, जो हमारे यहां रात बिताने भर के लिए आते हैं और दिन में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिलाई, खाना पकाना, सौंदर्य प्रसाधन सेवाएं, प्लम्बर आदि का जो काम वो करते हैं, उसके काम में हम उनको औपचारिक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है। प्रत्येक रैन बसेरे में 25 बेघरों के एक बैच को प्रशिक्षित किया जा रहा है
और 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद इसका विस्तार बाकी रैन बसेरों में भी किया जाएगा। अभी 10 से शुरू कर रहे हैं। समूचे शहर में करीब 266 रैन बसेरे हैं, जिनमें 21,724 बेघरों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। इस तरह गरीब और बेघर व्यक्ति गरिमापूर्ण अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। सरकार ने रैन बसेरों में मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए चिकित्सा देखरेख सुविधा भी प्रदान करना शुरू किया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निर्धारित 25% कोटे पर दाखिला देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हमने हर संभव उपाय किए हैं। इसके लिए दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके पहले जो ईडब्ल्यूएस के दाखिले होते थे वो सिफारिश पे होते थे, या किसी पेरेंट का कहीं जुगाड़ हो गया, किसी ने सिफारिश लगा दी, नेता ने, अफसर ने सिफारिश लगा दी, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने सिफारिश लगा दी, हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब मेरी सिफारिश पे भी शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी की सिफारिश में भी किसी प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन नहीं हो सकता। ये हमारी गारंटी। सिफारिश राज खत्म करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने प्राइवेट स्कूल्स के फीस के ढांचे को रेगुलेट करने के लिए कड़े कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, इन स्कूलों के खातों की लेखा परीक्षा कराई और इसका ऐतिहासिक नतीजा ये निकला कि कई स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस वापस ले ली और वसूल की गई अधिक राशि अभिभावकों को रिफंड करना शुरू किया। ये पहली बार देश में हुआ है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हमेशा ये माने जाते हैं कि फीस इनकी बढ़ती चली जाती है, ना सिर्फ उनकी फीस बढ़ने से रोकी गई बल्कि पेरेंट्स को जिनसे बढ़ी हुई फीस ले ली गई थी, बहुत मामलों में उनसे वापस ली है। इसी तरह हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के तहत सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि शिक्षकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को 700 से 900 रुपए प्रतिदिन कार्य की दर से 17 से 21,000 रुपए के बीच हर महीने मिलता था, लेकिन इस माह से उन्हें 1,000 से 1,445 रुपए प्रति कार्य दिवस की दर से एक माह में 25 सामान्य कार्य दिवस के हिसाब से मिलेगा, जिसमें 25,000 से 36,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। 17 से 21 मिलता था उनको, अब 25 से 36,000 रुपए के बीच मिलेगा। इससे अध्यापक शिक्षण के प्रति संकल्पबद्ध और प्रेरित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। दिल्ली में हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करना, हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन चिकित्सा की व्यवस्था करना हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्ष में अपने लक्ष्यों में रखा था। सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनवाना, हर स्कूल में पेयजल, साफ सुथरे टॉयलेट्स की व्यवस्था करने के लक्ष्य में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार लाते हुए अपने प्रधानाचार्यों को हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया है। मेंटर टीचर्स को सिंगापुर भेजा जा रहा है। आईआईटी और आईआईएम जैसी देश की नामी संस्थाएं शिक्षा का स्तर, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने में हमारी मदद कर रही हैं। शिक्षा के लिए समर्पित प्रथम, साझा, क्रिएटनेट, जोड़ो ज्ञान जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी विकसित करने पर काम किया और 1 लाख से अधिक ऐसे बच्चे जो अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ने में भी अक्षम थे, उनको हमने अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ने की योग्यता विकसित करने में मदद करने में सफलता हासिल की है। हमने बैचलर स्तर तक की पढ़ाई के लिए 9 नए वोकेशनल कॉलेज शुरू किए हैं, जिससे हायर एजुकेशन में 2700 सीटें बढ़ गई हैं। हमारा वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर 1000 बच्चों को देश के सबसे बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से वंचित न रह सके, इसके लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी हमारी सरकार ले रही है। इसी तरह दिल्ली के हर नागरिक के मन में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा जगाने में हमारी मोहल्ला क्लिनिक्स एक सफल प्रयोग रही हैं, जहां महज 110 मोहल्ला क्लिनिक्स में 26 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। अस्पतालों में 10,000 नए बेड्स का इंतजाम होने से लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऐसे नए प्रयोग किए हैं, इसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है, जिसके तहत दिल्ली में पहले से मौजूद प्राइवेट क्लिनिक्स, टेस्ट सेंटर और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए उनको लिंक कर दिया गया है। इससे टेस्ट या ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को कई महीने और कई बार तो साल भर की डेट मिलती थी, अब उन्हें कुछ दिन में टेस्ट या ऑपरेशन की डेट मिल जाती है। ये बहुत बड़ा सुकून है अध्यक्ष महोदय आम आदमी के लिए दिल्ली की सरकार के काम से, कि वो सरकारी अस्पताल में जाता था तो उसको डेट पे डेट ऐसे मिलती थी जैसे मुकदमे की तारीख के लिए आ रहा हो। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के लिए या ऑपरेशन के लिए जो व्यवस्था कर दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उससे लिंक कर दिया गया है। उसका फायदा यह हुआ है कि आम आदमी अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकता है और जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति लोगों के अंदर भरोसा उनके अंदर असुरक्षा का भाव कम करता है। और मुझे बड़ी गर्व
मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर लोगों के अंदर इस असुरक्षा के भाव को काफी हद तक कम किया है। लोगों के अंदर जो डर रहता है हॉस्पिटल और स्कूल की व्यवस्था को लेकर, उसका डर हमने कम किया है। इसी तरह बिजली के दाम में 50% की कमी, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की सुविधा से लोगों को हर महीने आर्थिक लाभ पहुंचा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने में हमें काफी कामयाबी मिली है। साथ ही लोगों में बिजली और पानी को सहेज कर रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। आज दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है और पीने के पानी की स्वच्छता के स्तर को हम इस स्तर तक ले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि लोग खुद अपना नल खोलकर सीधे दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से टोटी खोलकर पानी पी सकते हैं। यह हमने व्यवस्था की है। इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हाल में दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 11 जोन से की गई। इन 11 जोन्स में आने वाली कॉलोनियों के घरों में नल से सप्लाई होने वाले पानी की स्वच्छता की गारंटी दिल्ली जल बोर्ड ने ली है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे यही गारंटी पूरी दिल्ली में हर एक घर की हर एक टोटी में लेने की दिल्ली जल बोर्ड की योजना है और दिल्ली सरकार को उसका पूरा सहयोग समर्थन है। शहर की गति बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर्स के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया गया है। इससे पश्चिमी दिल्ली से वजीराबाद तक पहुंचने में लगने वाला समय अब काफी कम हो गया है। बारापुला फेज 3 और मेट्रो फेज 3 का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। मेट्रो फेज 4 लोनी बॉर्डर से वजीराबाद तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिनके पास लाभार्थियों का अलग अलग डेटाबेस है। एक हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय अलग पहल की है कि सबका अपना अपना डेटाबेस है। सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग डेटाबेस रखते हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं है। हमारी सरकार ने आधार, आयकर, पैन, फोटो पहचान पत्र आदि के मौजूदा डेटाबेस को एकीकृत करके एक कॉमन डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया है। इस कॉमन डेटाबेस की सीडिंग जितनी भी हम पब्लिक सर्विस, वेलफेयर सर्विस, जन सेवाओं के वितरण में होता है, उससे इसको सीड करने का प्लान बना रहे हैं। इससे हर एक डिपार्टमेंट के डेटाबेस आपस में लिंक हो जाएगा। इससे लाभार्थियों की जो भी बेनिफिशरीज है हमारी स्कीम्स के, उनकी सही पहचान हो सकेगी और सेवाओं के वितरण में समय और लागत में भी कमी आएगी। इस विशिष्ट डेटाबेस से सृजित आंकड़ों का इस्तेमाल नए वेलफेयर स्कीम्स बनाने में, नए प्रोजेक्ट शुरू करने में भी किया जाएगा, जिससे डुप्लीकेसी से बचा जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजों का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि आगामी वित्त वर्ष के बजट को भी हम उसी अवधारणा के आधार पर समझ सकें जिसके लिए मैंने जिक्र किया था कि सरकार का काम है लोगों के आसानी से जीवन जीने में सहयोग कर सके। लोग अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं, सरकार का काम है कि हम उनके आसानी से जिंदगी जीने में सहयोग कर सके। अब मैं थोड़ा सा समय दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर लेना चाहूंगा। और दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य की बात जब मैं करूं तो अर्थव्यवस्था की दिल्ली की बात होगी। एक छोटा सा कमेंट यहां मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई सिक्के उछाल के नहीं चलती कि आप टॉस उछाल दीजिए, चित आ जाए तो ऐसा, पट आ जाए तो ऐसा। अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, डेटा समझना पड़ता है, लोगों की जिंदगी की जरूरतें समझनी पड़ती हैं। और हमने बड़े मुश्किल से ये दौर से निकाला है अर्थव्यवस्थाओं को कि जिस वक्त दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था उस समय भी नहीं डूबी। लेकिन जब टॉस उछाल के अर्थव्यवस्था को चलाने का चलन हमारे देश में आने लगा तो उसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा। किसी शायर ने भी कहा है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये जिंदा कौम के मसले हैं जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये जिंदा कौम के मसले हैं जरा देखभाल के। लेकिन हमारे देश में अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों में देखा कि बाकायदा सिक्के उछालकर, हेड या टेल देखकर डिसीजन लेने की, अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े डिसीजन लेने की एक परंपरा हमने देखी, एक बड़ा वो हमने देखा, और उसका नाम हमने रखा नोटबंदी। मुझे नहीं पता कि किसी ने स्टडी की या नहीं की, मुझे नहीं पता कि लोगों की जिंदगी, जिंदा कौम के मसलों को किसी ने समझा कि नहीं समझा। बस टॉस उछाला किसी कमरे में बैठ के, हेड आ गया तो नोटबंदी कर देंगे, टेल आ गया तो नहीं करेंगे, और मुझे लगता है उसी तरह से ही फैसला किया गया। जिक्र जरूरी है इसका। क्यों? क्योंकि जब नोटबंदी हुई, मैं खुद दिल्ली के बाजारों में गया, हमारे बहुत सारे साथी गए, मीडिया वाले रेलवे स्टेशन से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से नोटबंदी की वजह से जो मजदूर क्षेत्र है, कामगार क्षेत्र है देश के, वहां जाने वाली ट्रेनें लगातार भर के जा रही हैं और आने वाली ट्रेनें खाली आ रही हैं। हालात ये हो गए थे अध्यक्ष महोदय कि घर में पड़ी तनख्वाह की गड्डी तक किसी काम न आई, घर में पड़ी तनख्वाह की गड्डी तक किसी काम न आई, बच्चों के गुल्लक तोड़े तब जाके घर में सब्जी आई। ऐसे हालात दिल्ली में पैदा किए गए, देश भर में पैदा हुए, लेकिन मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में दिल्ली की चिंता इस सदन में रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं
कि लोगों ने ये बात हमसे कही है। हम लोगों के व्यापारियों से मिले, दिल्ली में जाके हम आम लोगों से मिले, एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर से मिले जिसने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके घर में रखे हुए 5,000 रुपए किसी काम नहीं आ रहे थे और उसके घर में तो बच्चों की गुल्लक भी नहीं थी, उसके पास इतना ही था कि वो फांसी लगा के सुसाइड कर ले। ऐसे लोगों में भी हम कर गए हैं। ये मैं अर्थव्यवस्था की बात करते हुए करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पिछले साल इन हालात से गुजरी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का एक अपना इकोनॉमिक कल्चर है। दिल्ली की एक इकोनॉमी की डायनेमिक्स है कि नोटबंदी के नकारात्मक असर के बावजूद दिल्ली का जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों में 2016-17 में बढ़कर 6,22,385 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है, जो 2015-16 में 5,51,963 करोड़ रुपए था, यानी कि इसमें 12.76% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये दिल्ली का अपना एक इकोनॉमिक्स का डायनेमिक्स है। वास्तव में आधार वर्ष 2011-12 के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर 2016-17 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के जीएसडीपी में 8.26% की वृद्धि की संभावना है। मैं यहां रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि पिछले साल ये 8.32 या 8.6 थी। मैं यहां पे मेरे वक्तव्य में नोट नहीं है। दिल्ली का जीएसडीपी नीचे गया है पिछले साल के मुकाबले, हालांकि उसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी के 7.1% जो रहा है उससे ऊपर रहा है, रहने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर के जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2011-12 के 3.94 के प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 4.08% हो गया है। हालांकि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43% है। दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 82.26% है। उसके बाद माध्यमिक क्षेत्र का योगदान 14.84% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.90% है। ये आर्थिक परिदृश्य है दिल्ली का, जिसको यहां रखना जरूरी है। दिल्ली की, क्योंकि अगले साल का हमारा बजट किस आर्थिक परिदृश्य और किन घटनाओं विघटनाओं पर आधारित होगा, इसलिए जरूरी है आंकड़े। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2016-17 में बढ़कर 3,03,073 रुपए होने की संभावना है, जो कि 15-16 में 2,73,618 रुपए थी। इससे पता चलता है कि 15-16 की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 10.76% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 94,178 रुपए थी, जो 16-17 में बढ़कर 1,03,818 रुपए की संभावना है, जिसमें 10.2% की वार्षिक वृद्धि होगी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से करीब 3 गुना अधिक है अध्यक्ष महोदय। ये डायनेमिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि जब मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं, जब मैं जीएसडी में ग्रोथ की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ पिछले साल की तुलना में दिल्ली के जीएसडीपी के लो रहने की बात कर रहा हूं, तो उस सब में ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूर्व में क्या थी, वर्तमान में क्या है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2016-17 जो चालू वित्त वर्ष है, इसके कुछ संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। चालू वित्त वर्ष का हमारा गैर योजना व्यय बजट में 26,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया था। यहां भी नोटबंदी को देखना बहुत जरूरी है। 26,000 करोड़ रुपए का हमने गैर योजना व्यय अनुमोदित किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्तीय वर्ष में कुल गैर योजना व्यय 24,700 करोड़ रुपए के स्तर तक सीमित रखने में सफल होंगे। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद हासिल होगी कि हमने उत्तरी और पूर्वी नगर निगम को वेतन खर्चों से आंशिक रूप से निपटने के लिए 400 करोड़ रुपए का आकस्मिक ऋण भी हमको उनको देना पड़ा। सरकारी धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से करते हुए यह कामयाबी हासिल हुई है। योजना टॉस उछाल के नहीं हुई है, ये ध्यान रखने की चीज है। योजना परिव्यय जो 20,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित अनुमोदित किया गया था पिछले वर्ष, उसे 2016-17 के संशोधित अनुमानों में घटाकर 16,500 करने का प्रस्ताव है। 2016-17 में 16,500 करोड़ रुपए का संशोधित योजना व्यय 15-16 के 14,935 करोड़ रुपए की योजना व्यय से 10.5% अधिक है। चालू वर्ष के लिए हमारा संशोधित अनुमान 11,200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बजट अनुमान 46,600 करोड़ रुपए का था। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 में खर्च की गई 35,196 करोड़ रुपए की तुलना में 17% अधिक है। इन सारी चीजों में फिर से कहूंगा, लक्ष्य बड़े थे, इरादे बहुत बुलंद हैं,
और जो भी हमने अर्थव्यवस्था की पिछले साल तस्वीर रखी थी वो बहुत व्यवहारिक स्तर पर रखी थी। अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज हमें 4.5-5 हजार करोड़ रुपए का अपना प्लान बजट नीचे नहीं लाना पड़ता। अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत पूरक अनुदान मांगे 688.73 करोड़ रुपए की हैं। अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की विनती करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान पर अब चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2017-18 के बजट अनुमान योजना और गैर योजना दोनों मदों में नहीं होंगे, बल्कि इस पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए हमारी सरकार ने 2017-18 के बजट में 2 प्रमुख श्रेणियों राजस्व और पूंजी, इन दोनों फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे संसाधन आवंटित किए हैं। तो ये जो बजट बुक होती है, इसमें इस बार आप रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू का हेड नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू, प्लान और नॉन प्लान नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू का हेड मिलेंगे। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में कहा, इस वर्ष का बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से एक नवीनता लिए हुए बजट है। वो है, इस नवीनता का नाम हमने दिया है आउटकम बजट। इसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। यहां मैं थोड़ा सा उस पर और रोशनी डालना चाहूंगा ताकि सभी मान्य सदस्य और मान्य सदस्यों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक ये आउटकम बजट की एक पूरी कॉन्सेप्ट पहुंच सके। हमारी सरकार का मानना है कि सरकार और नागरिकों के संबंध एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। सरकार के और नागरिकों के बीच एक तरह का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। यह एक ऐसा करार है जो करदाता को उसकी टैक्स की कमाई के बदले में बेहतरीन नतीजे और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसी तरह आउटकम बजट अब सरकार और उसके विभिन्न विभागों के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की तरह होगा, एक करारनामे की तरह होगा। विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे, विभाग अपना लक्ष्य तय करके सरकार को बताएंगे, सरकार उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागों को पैसा देगी और हर एक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा की जाएगी। यह अभी तक नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता देश में, यहां होना शुरू होगा। तो सरकार और डिपार्टमेंट के बीच भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इस आउटकम बजट से आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार का आउटकम बजट 31 मार्च 2017 तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। यह बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह बजट संबंधी एक अहम सुधार क्यों है, परंपरागत बजट और इसमें अंतर क्या है। परंपरागत बजट में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटनों पर जोर दिया जाता है, एलोकेशंस पर जोर रहता है और कामकाज का आकलन इस तरह से होता है कि आवंटन किया था और इसको खर्च हो गया तो आकलन हो गया उसका। सिर्फ कुछ मामलों में कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज का हम बजट में उल्लेख करते हैं और सरकारी कार्यक्रमों से जिन नतीजों या लोगों को फायदा की उम्मीद है उनका जिक्र तो बहुत दूर की बात है कि बजट में हो। मिसाल के तौर पर परंपरागत बजट में स्कूल और क्लिनिक्स के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि का जिक्र तो किया जाता है, मगर यह नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को इनसे फायदा मिलने का और कितने समय में कितने लोगों को फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है। बजट बनाने के इस परंपरागत तरीके की 2 खामियां हैं अध्यक्ष महोदय। इसमें इस तथ्य को पहले तो नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से आए हुए टैक्स के पैसे की टैक्स की संरक्षक है। सरकार का काम महज एक खास अवधि के भीतर पैसा खर्च करना नहीं होना चाहिए, उसको यह भी देखना चाहिए कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जो उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं वो पूरी भी हों। दूसरी बात, जो दूसरी खामी इसकी है, वो है कि परंपरागत बजट में जनता के पैसे के खर्च होने की निगरानी का काम सरकार के बाहर से तो छोड़िए, सरकार के अंदर से भी मुश्किल हो जाता है। अब तक के बजट को सिर्फ योजनागत हिस्से में ही कार्यक्रमों और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता था, जिसको हम प्लान कहते थे, जबकि जो नॉन प्लान हिस्सा है उस और जो कि बजट का आधे से ज्यादा होता है उसकी कोई समीक्षा नहीं होती थी। तो इसलिए यह आउटकम बजट जरूरी है। दिल्ली के वर्ष 2017-18 के आउटकम बजट में इन सब कमियों की ओर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक विभाग और एजेंसी ने बहुत जबरदस्त कवायद की है और उसमें सभी कार्यक्रमों और योजनाओं, भले वो कैपिटल हो या रेवेन्यू की हो, उनका जायजा ठोस परिणामों को ध्यान में रख के लिया गया। यानी कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे या उपलब्ध कराई गई सेवाओं और उसके नतीजे क्या होंगे, इसको देखकर यह विचार किया गया कि दिल्ली वासियों को इस खर्च से अल्पावधि में क्या फायदा होने जा रहा है, दीर्घावधि में क्या फायदा होने जा रहा है। निष्पादन, उन योजनाओं के निष्पादन और परिणामों के संकेतकों का एक इंडिकेटर्स की लिस्ट तैयार की गई है, एक सेट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर नतीजों का मापना, उनको इवेल्युएट किया जा सकेगा। 2017-18 को आधार वर्ष मानकर, क्योंकि पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो कोई बेस ईयर माना नहीं जा सकता,
2016-17 को आधार वर्ष मानकर बुनियादी मापदंड तय कर दिए गए हैं और 17-18 के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि तय किए गए संकेतक विशिष्ट हों, मापने योग्य हों और इसी तरह की संस्थाओं और कार्यक्रमों जैसे अस्पताल, कॉलेज, पेंशन आदि से तुलना करने योग्य हों। इसको मैं कुछ उदाहरण से भी समझाऊंगा। जैसे किसी अस्पताल में हम लोग 10 करोड़ रुपए का खर्च करके मान लीजिए एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं, बहुत कॉमन उदाहरण है। किसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके हम एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं। अब सरकार के रिकॉर्ड में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो बजट अच्छा मान लिया जाता है। अगर मशीन आ गई, मशीन आके वहां खड़ी हो गई तो संतुष्टि मान ली जाती है। भले ही खरीदने के बाद से अब तक उस मशीन से एक भी आदमी का टेस्ट नहीं हुआ हो, लेकिन बजट संतुष्ट हो जाता है। आउटकम बजट इससे संतुष्ट नहीं होगा। आउटकम बजट पहले से ही निर्धारित लक्ष्य तय करके चल रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो मशीन लाओगे उससे कितने लोगों का टेस्ट होगा। वो टेस्ट जब तक होने शुरू नहीं हो जाएंगे, वो टेस्ट जब अभी तक का जो अध्यक्ष महोदय बजट होता था, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से चलता था जिसको हम डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। इसमें सारा होता था, लेकिन ये किताब संतुष्ट हो जाती है। अगर 10 करोड़ रुपए के आगे 10 करोड़ रुपए लिख दिए गए, खर्च हुए 9 करोड़ रुपए लिख दिए गए, तो ये किताब संतुष्ट हो जाती है। लेकिन ये दूसरी बुक तैयार कर रहे हैं, ये आउटकम बजट की बुक है, ये संतुष्ट नहीं होगी। ये आपसे पूछेगी, ये हमसे पूछेगी, ये सरकार विभाग से पूछेगी कि ये जो 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसमें इतने लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया, अभी तक वो टेस्ट क्यों नहीं शुरू हुए, अभी तक उन लोगों का इलाज करना शुरू क्यों नहीं हुआ। ये आउटकम बजट है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है कि ये उदाहरण बहुत सामान्य जन का उदाहरण है, लेकिन इस आउटकम बजट की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। इसी तरह मान लीजिए दूसरा उदाहरण में, क्योंकि मैंने 2-3 उदाहरण नोट किए, मान लीजिए जैसे अभी हम हाल में प्रगति मैदान के पास 54 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्काई वॉक बना रहे हैं। अब इस बजट में ये स्काई वॉक बन गया, उसके फोटो छप गए, सब कुछ हो गया, ऑडिट हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी योजना क्या है? लोग नीचे से निकलते हैं, रेड लाइट पार करके निकलते हैं, लोगों को जान पर रिस्क लेके निकलना पड़ता है, समय लगता है। वो सब के सब अगर ऊपर आके रेड लाइट क्रॉस करने की जगह, भाग के सड़क पार करने की जगह, भारी ट्रैफिक में सड़क पार करने की जगह ऊपर शिफ्ट हुए कि नहीं हुए, उस स्काई वॉक का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे अगर उसमें कोई खामी है तो। ये आउटकम बजट में हर एक तिमाही में इसका आकलन होगा जब ये चीजें हो जाती हैं। इसी तरह एजुकेशन में हम लोग 283 करोड़ रुपए खर्च करके जौनापुर में एक विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सामान्य बजट में राशि खर्च होने के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से संतुष्टि मान ली जाती है, लेकिन आउटकम बजट में शिक्षा विभाग को, सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इससे कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली और उसमें से कितनों को नौकरी मिली और कितनों ने अपना रोजगार शुरू किया। यह आउटकम था अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। दिल्ली की सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है। इससे आज दिल्ली की सरकार भारत में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो आउटकम बजट लेके आ रही है। आने वाले महीने में बड़े पैमाने पर जो आंकड़े आएंगे उनके लिए सूचना टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है। यह एप्लीकेशन विभागों द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट या आंकड़ों से हर एक तिमाही में सरकार के तमाम वायदों पर नजर रख सकेगी और कुछ मामलों में तो वे स्वतंत्र सर्वेक्षणों के आधार पर भी ऐसा करेंगे हम लोग। हमें आशा है कि इससे भारत में किसी भी सरकार के कार्य निष्पादन के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए मापदंड तैयार होंगे। मैं दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारियों और योजना विभाग को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खासतौर पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इतनी बड़ी कवायद का यह पहला साल है और पहला साल होने की वजह से इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें लगातार सुधार किया जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इस कवायद से सभी संबद्ध पक्षों को भरपूर फायदा होगा। मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी इसका इस्तेमाल अपनी सभी गतिविधियों को लगातार आकलन के लिए करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समय पर इसमें सुधार भी होता रहे। क्रियान्वयन के स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी सफलताओं के साथ साथ चुनौतियों को भी पारदर्शी तरीके से और स्पष्ट प्रस्तुत करने का शानदार मौका मिल जाएगा। मगर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के सिटीजन्स को होने जा रहा है। पूरी पारदर्शिता होने के कारण वे जान सकेंगे कि उनकी पसीने की कमाई कहां और किस तरह से खर्च की जा रही है और उसका आउटकम क्या है। आउटकम बजट नागरिकों और उसकी निर्वाचित सरकार के बीच, जैसा मैंने कहा, करार है। उस करार को अंजाम देने वाली एक प्रणाली बन जाएगा और इस तरह सरकार और उसके विभागों को भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आउटकम बजट की एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक बुक बनाने से नहीं होगा।
बल्कि हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक आउटकम बजट को अमल में लाने के लिए योजना विभाग में निगरानी और मूल्यांकन इकाई, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन यूनिट को मजबूत बना रहे हैं। ये इकाई दिल्ली सरकार के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों और तकनीकों के कारगर इस्तेमाल के लिए पूरा रोडमैप उपलब्ध कराएगी और इससे नीतियों के निर्माण में सुधार आएगा और सार्वजनिक सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी। तो ये एमएन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा इसका। आउटकम बजट को दिशा निर्देश देने के अलावा इससे दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करने, मूल्यांकन कराने, आंकड़ों के विश्लेषण करने यानी डेटा एनालिसिस करने और सरकार के विशाल डेटाबेस का जायजा लेने भी इस ईएम यूनिट से मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2017-18 के बजट अनुमान पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के लिए कुल बजट अनुमान 48,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 29,500 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की अदायगी, परिवहन, पानी और बिजली सब्सिडी आदि के लिए है। 48,000 करोड़ में से 29,500 करोड़ रुपए इस पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इसमें से 4,000 करोड़ रुपए, इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के रूप में भारत सरकार को देते आ रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जब नगर निगमों को लोन दिया गया तो उसमें से ना हमने पिछले 2 साल में ना प्रिंसिपल अमाउंट काटा है ना इंटरेस्ट का अमाउंट काटा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। ये फेडरल स्ट्रक्चर सूदखोरी की तरह से नहीं चल सकता। फेडरल स्ट्रक्चर एक ताने बाने से चलता है। यहां इसलिए उल्लेख किया क्योंकि दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का जब हम हिसाब किताब लेके बैठते हैं और ये पता चलता है कि इसमें से 4,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में चले जा रहे हैं। कहां से चले जा रहे हैं उसका जिक्र मैंने यहां पर कई बार किया है कि अगर ईमानदारी से हिस्से देने में आते तो कई हजार करोड़ रुपए तो अभी दिल्ली के लोगों की भारत सरकार पे निकल रहे हैं। उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके उलट हमें 48,000 करोड़ में से करीब 4,000 करोड़ रुपए हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट में भारत सरकार को लौटाने पड़ रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हमें भी और काम करने का मौका मिलता। ये 29,500 करोड़ रुपए का मैंने बताया। इसी तरह 18,500 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और पूंजी परियोजनाओं, जिसे कैपिटल कहते हैं, उससे संबंधित है। प्रस्तावित 48,000 करोड़ रुपए के बजट के लिए धन की व्यवस्था में 38,700 करोड़ रुपए कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 400 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 2,856 करोड़ रुपए लघु बचत के ऋण से, 1,500 करोड़ रुपए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, 413 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता से और 325 करोड़ रुपए सेंट्रल फंड्स में डिवोल्यूशन से शेयर से और 478 करोड़ रुपए भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों और बाकी राशि प्रारंभिक शेष से जुटाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2017-18 में स्थानीय निकायों को 7,571 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रस्तावित करती है, जो कुल बजट का 15.8% है। हमेशा बात होती है नगर निगम को कितना दिया कितना नहीं दिया। मैंने जिक्र किया कि जितना लोन हमसे पहली सरकारों ने भी दिया हुआ था और जब इस तरह का पैसा देते थे तो लोन भी काटते थे और प्रिंसिपल भी काटते थे। आज इस चेयर पे खड़े होकर मैं बहुत गर्व के साथ ऐलान कर रहा हूं कि एक भी साल में, पिछले 2 साल में एक भी बार नगर निगमों को दिए गए लोन और उनके इंटरेस्ट को नहीं काटा गया। और उसके बावजूद 15.8% बजट नगर निगम को दिया जाता है और वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में दिए गए धन 14.9% धन से 14.9% अधिक है। पिछली बार से 14.9% ज्यादा दे रहे हैं और इस बार का कुल मिला के देखें तो 15.8% दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगमों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमने 15-16 और 16-17 में निगमों के अनुदानों से बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की, जिसका मैंने जिक्र किया। 2017-18 में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता में 3,343 करोड़ रुपए कर वसूली में हिस्सेदारी, 1,810 करोड़ रुपए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क और एक बारगी पार्किंग के शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित है और 700 करोड़ रुपए उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वेज एंड मीन्स के अग्रिम रूप में है। शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर अमल करने के लिए हम इस वित्त वर्ष में 1,718 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करते हैं नगर निगमों के लिए। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के प्रति कटिबद्ध है। हम नगर निगमों के साथ निरंतर संपर्क बना के रखे हुए हैं ताकि उन्हें स्वयं के संसाधन बढ़ाने और निरंतर बढ़ते खर्चों पर युक्त नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से नगर निगमों से अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं ताकि नगर प्रबंधन में कोई आर्थिक संकट न आए और इस महान शहर के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। अध्यक्ष जी, अब मैं 2017-18 के बजट में प्रस्तावित प्रमुख
विकास उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए गए बजट के दस्तावेज में रखा जा रहा है। अध्यक्ष जी, सरकार के लिए शिक्षा सबसे अधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हमने पिछले 2 साल में नए स्कूल बनवाने, नए क्लासरूम बनवाने, खेलों के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के रूप में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की हैं। इस साल 24 नए स्कूल शुरू हो रहे हैं। 8000 नए कमरों का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि अगर बहुत मोटे तौर पे देखें तो लगभग 200 स्कूल से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अलावा 10,000 नए कमरे अगले वित्त वर्ष में बनाने का काम हम शुरू कर देंगे। अगर देखें 24 नए स्कूल अभी शुरू हो रहे हैं, 8000 कमरे बन के तैयार है, लगभग 10,000 और नए बन जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय कि अगले 15-20 साल तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि दूसरी पारी में चलने वाले अधिकतर स्कूलों को जहां तक संभव हो पहली पारी में ले आए। ये भी बड़ी पेरेंट्स की शिकायत रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इसीलिए 700 स्कूल अभी डबल शिफ्ट में चलते हैं। मैं एक साथ 700 स्कूल्स को नहीं, लेकिन धीरे धीरे जहां तक संभव हो, जहां जहां संभव होगा एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में लाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए हमने इन तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने पर ध्यान दिया है। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और डाइट को पुनर्गठित करने का फैसला किया है। और इसके लिए हमने दिल्ली में 2 नए डाइट्स खोलने का भी फैसला किया है। दिल्ली में अभी तक 2 डाइट्स की कमी थी, हर एक जिले में 1 डाइट होना चाहिए। 2 नए डाइट्स हम इस साल से दिल्ली में खोलेंगे। सरकार ने 2017-18 में 156 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की कक्षाएं से पहले की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हमने इस सदन में बार बार बैठ के कहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाएंगे। उसमें एक बुनियादी खामी ये थी कि पेरेंट जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाता है अध्यक्ष महोदय, तो वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो नर्सरी से एडमिशन मिलता है, सरकारी स्कूल में जाता है तो क्लास 1 से एडमिशन मिलता है। इसलिए हमने इस बार ढांचे को देखते हुए 156 स्कूलों में नर्सरी की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, ताकि लोगों को प्राइवेट स्कूल के बराबर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के अवसर उस जैसे माहौल में मिल सके। एक महत्वपूर्ण कदम हमने, एक और इंपॉर्टेंट कदम है एजुकेशन में, हमने बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए उठाया है। सरकार की योजना पूरी दिल्ली में हर एक वर्ग के बच्चों को बेहतरीन प्री स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेंटर खोलने की है। यह अपने आप में विश्व स्तरीय सेंटर होंगे, जहां 2 साल, 6ठी क्लास से जब बच्चा आता है तो पहली 6ठी साल की उम्र से बच्चा आता है तो पहली क्लास में जाता है, लेकिन 2 साल से 6 साल के बच्चे को आधुनिक और आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें सीखने की, ये इन प्री प्राइमरी लर्निंग सेंटर, प्री स्कूल लर्निंग सेंटर्स में होगा। और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज पर आधारित औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने से पहले हम उस पर काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ऐसे हुए हैं जिनमें यह बात निकल के आई है कि अगर बच्चे के 2 साल से 6 साल की उम्र में लर्निंग एबिलिटीज यानी कि उसकी सीखने की योग्यता पे काम कर लिया जाए, तो पहली क्लास से जब वो सीखना शुरू करता है तो उसके पढ़ाई का और उसके जीवन का स्तर और बेहतरीन हो जाता है। ये बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज में भी हुआ है। हमने भी देश में, हमारे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हमने इसमें स्टडी कराई और उसमें निकल के आया ये बात बार बार सामने कि 2 साल से 6 साल का बड़ा क्रिटिकल समय होता है बच्चे का। उस वक्त लर्निंग एबिलिटीज अगर उसके अंदर डेवलप कर ली जाए, इसलिए जरूरी था हम इस पर काम करें। इसलिए पायलट के रूप में इस साल से 10 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सौंपा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अर्ली चाइल्डहुड डिपार्टमेंट है, वो इसके लिए पूरी रिसर्च कैसे होगी, इसका फंक्शनिंग कैसे होगी, इसके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि हमने इसको दी है और वो 10 पायलट सेंटर शुरू करेगा और उसके बाद इससे लर्निंग के आधार पर दिल्ली में और सेंटर्स खोले जाएंगे। नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए क्लास में ही विशेष लाइब्रेरी बनाने की योजना है। यह भी एक बड़ा अंतर था। सरकारी स्कूल के पहली क्लास के, दूसरी क्लास के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के पहली क्लास, दूसरी क्लास के बच्चों के लिए बहुत अंतर यह दिखता था, उनको अपना क्लासरूम रोता हुआ दिखता है सरकारी में। हमने उनको डेकोरेट करा रहे हैं और अब बाकायदा एक बहुत शानदार, बढ़िया, अच्छी किताबों की, ताकि वो बच्चे किताब पढ़ सकें। पहली क्लास से 5वीं, नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए क्लास में एक स्पेशल लाइब्रेरी हर एक क्लास में बनाएंगे। ऐसी लाइब्रेरी पहली बार सरकारी स्कूलों में बनाई जाएगी। इससे बच्चों के लिए कहानियों की आकर्षक किताबें कक्षा में रख दी जाएंगी, उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा, कुछ नया करने की भावना जगेगी और वे कहानी पढ़ने और सुनाने में दिलचस्पी लेंगे। इसके लिए 17 करोड़ रुपए की राशि अलग से इस बजट में रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में
400 नई लाइब्रेरीज, ये तो हुई नर्सरी से 5वीं तक की, 400 नई लाइब्रेरी 6ठी से 10वीं कक्षा के लिए बनाई जा रही हैं। इसमें बच्चों की उम्र और रुचि के हिसाब से रोमांचक कहानियां, कविताओं आदि की प्रसिद्ध पुस्तकें रखी जाएंगी, ताकि बच्चों में पढ़ने में रुचि जागृत हो। और लाइब्रेरीज को बनाने और पुस्तकें लाने के लिए इस तरह की लाइब्रेरीज को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि हम इसमें बजट में प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2017-18 में 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना बनाई है। एक और नया कदम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये विद्यालय रोहिणी सेक्टर 17, मदनपुर खादर फेज 2, खिचड़ीपुर सेक्टर 22 द्वारिका और कालकाजी में जो स्कूल की हमारी नई बिल्डिंग बनी है उसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे 5। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं चलेंगी। इनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं और प्रयोगशालाएं होंगी, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। 2017-18 से 142 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर वाणिज्य स्तर की पढ़ाई हम शुरू करवा रहे हैं। 2017-18 में यूनिफॉर्म सब्सिडी को संशोधित किया जाएगा और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा। इसके लिए मैं 2017-18 के बजट में विद्यार्थियों के लिए सब्सिडी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यूनिफॉर्म पर नर्सरी से 5वीं कक्षा के लिए यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए, 6ठी से 8वीं के लिए 700 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए और 9वीं से 12वीं के लिए 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मिड डे मील अध्यक्ष महोदय, 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए केंद्र की 100% सपोर्ट से मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि स्कूलों में बच्चों को दोपहर में दिए जाने वाले भोजन में वांछित स्तर की कैलोरी और गुणवत्ता युक्त पोषण सुनिश्चित करने में संभव नहीं है, ऐसा हमारा अध्ययन में है। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य के संसाधनों से हर एक विद्यार्थी को केला और उबला हुआ अंडा एडिशनल इसमें जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि बच्चों की पौष्टिकता। बालिका विद्यालयों को यहां ये तो सब 8वीं तक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन जहां गर्ल्स स्कूल्स हैं, बालिका विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा की सभी छात्राओं को भी मध्याह्न भोजन की योजना के दायरे में लाकर इसका विस्तार किया जा रहा है। और इन दोनों चीजों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आएगी वो तो है ही, राज्य सरकार की ओर से 55 करोड़ रुपए अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी स्कूल की लैब्स में अधिकतम 11 कंप्यूटर होते हैं। अगले वित्त वर्ष में सभी लैब्स में 6 से 7 कंप्यूटर बढ़ाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। साथ ही 2 शिफ्ट वाले स्कूल में अब 2-2 कंप्यूटर लैब्स चलेंगी और 2000 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में कंप्यूटर लैब की संख्या बच्चों की संख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मैं बजट में 182 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव करता हूं। दिल्ली सरकार के सभी स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम मैंने जिक्र किया शुरू करेंगे। सभी स्कूल्स में पंजाबी और उर्दू के क्लब बनाएंगे, जिसमें बच्चों को पंजाबी और उर्दू, क्योंकि आमतौर पर ये होता है बच्चे के पास में लैंग्वेज के ऑप्शंस तो कम होते हैं अध्यक्ष महोदय। बच्चा पढ़ता है तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है अपने साथ, लेकिन उसका मन होता है कि वो उर्दू भी समझ सके। तो इसलिए जो पंजाबी और उर्दू के टीचर सरकार ने भर्ती किए हैं और कर रही है, उनसे हम पंजाबी और उर्दू के क्लब बनवाएंगे, ताकि बच्चे रेगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ उन क्लब्स में भी शामिल होकर उस भाषा की पोइट्री को, उस भाषा की प्रोज को समझ सके, तो उसके साहित्य में, उसकी कला में रुचि ले सके। इसी तरह सभी स्कूलों में आर्ट और म्यूजिक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अभी तक कहीं भी आर्ट और म्यूजिक की मैंडेटरी पढ़ाई नहीं है। साथ ही पहली बार हर स्कूल में एक डांस टीचर रखने की योजना भी बनाई गई है, ताकि बच्चे परंपरागत भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा ले सकें। शिक्षकों के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं पिछले 2 वर्षों में लागू की हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे उन्हें अपने काम को गरिमा से पूर्ण करने की मदद मिल सके। आगामी वर्ष में सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बने स्टाफ रूम्स को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करेंगे, ताकि वहां शिक्षकों को बैठने के लिए अलग से वर्क स्टेशन मिल सके, बैठने की अलग से जगह मिल सके, लॉकर्स मिल सके, उनके लिए चाय, कॉफी, पानी आदि की मशीनें भी वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस वर्ष सभी शिक्षकों को एक कंप्यूटर टैबलेट, जो टैबलेट होता है, वो दिए जाने की योजना है, ताकि सभी शिक्षक अपने छात्रों का डेटा या अन्य जानकारी इसमें रख सकें। इससे शिक्षकों का कागजी कार्रवाई पर व्यर्थ होने वाला समय काफी बचेगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये तो मैंने स्कूल की बात की, थोड़ी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की। अंबेडकर विश्वविद्यालय फिलहाल कश्मीरी गेट और करमपुरा स्थित अपने परिसरों से चल रहा है। करमपुरा का कॉलेज इसी साल शुरू किया और 2100 विद्यार्थी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 4 नए परिसर 2022 तक खोले जाने हैं, धीरपुर, रोहिणी, कराला और लोधी रोड में। इससे इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2100 से बढ़कर 10,000 हो जाएगी। लोधी रोड में अंबेडकर विश्वविद्यालय के तहत एक बेहद हाई क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में पूर्वी दिल्ली कैंपस का काम सूरजमल विहार में 271 करोड़ रुपए की लागत से जल्द शुरू हो जाएगा। यहां भी अध्यक्ष महोदय हमें झेलना पड़ता है,
2 साल पहले जब यहां राष्ट्रपति शासन था, 2.5 साल पहले ईस्ट दिल्ली सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वहां डीडीए की तरफ से शर्त लगवा दी गई कि इस जमीन के लिए तो 16 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो पहले से जमीन देके जिस चीज का उद्घाटन करवा दिया गया था, उस जमीन को देने के लिए बाद में शर्त लगा दी गई और 2 साल से उसी में जूझती रही। अब इसको क्लियर कराया है, तो ये ईस्ट दिल्ली कैंपस भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए 271 करोड़ रुपए की लागत से रोहिणी में 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज 2017 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जून 2017 तक। अध्यक्ष जी, एनएसआईटी, डीटीयू और IIIT-D के विस्तार की परियोजनाओं पर हमने काम किया है पिछले 2 साल में। पूर्वी दिल्ली में अगले साल डीटीयू के नए कैंपस की क्षमता, नया कैंपस शुरू होगा जिसकी क्षमता 2000 विद्यार्थियों की होगी। इसी साल से शुरू हो जाएगा, अगले सेशन से। वर्तमान कैंपस के विस्तार से 4000 और विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। इसी तरह एनएसआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 4000 से 10,000 करने पर काम किया जा रहा है। IIIT दिल्ली का नया परिसर बनने से 1400 विद्यार्थी इसमें और दाखिला ले सकेंगे। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के नए परिसर की योजना बनाई गई है। इसकी क्षमता 3000 से बढ़कर 7000 हो जाएगी। भारत के पहला औषधि शिक्षा विद्यालय यानी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहला कॉलेज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के रूप में दिल्ली में शुरू हो गया है। ये बार बार पूछते हैं, कॉलेज 20 का दावा किया था, कहां गए? 9 वोकेशनल कॉलेज हो गए, करमपुरा का कैंपस हो गया, डीटीयू खोल रहे हैं, पहला औषधि विद्यालय कॉलेज हो गया। गिनते जाइए, अभी तो 5 साल होते होते तो ये 20 का आंकड़ा पीछे छूट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और खेलों के लिए कोचिंग की सुविधाएं मजबूत करने के लिए खेलों के बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रस्ताव है, ताकि अच्छी खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आए। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बहुमंजिला हॉस्टल बनाने की योजना बनाई है। इसमें 2350 खिलाड़ी रह सकेंगे, रह के ट्रेनिंग ले सकेंगे। सरकार ने कैर गांव में खेल सुविधाएं विकसित करने का फैसला किया है। नजफगढ़ इलाके में समस्तपुर, खालसा और वसंत कुंज में शिक्षा विभाग द्वारा हाल में अधिकृत कथुरिया पब्लिक स्कूल में आवासीय खेलकूद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और खेल प्रशिक्षकों के 110 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे, जो कि वर्तमान में केवल 19 है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा और बार बार कहा है कि शिक्षा क्षेत्र हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और मैं वर्ष 2017-18 में शिक्षा पर कुल 11,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 10,186 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 1,114 करोड़ रुपए का पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3,525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के कुल बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए करीब 24% का आवंटन देश के तमाम राज्यों में सबसे अधिक है और लगातार पिछले 3 साल से सबसे अधिक चल रहा है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के हमारे संकल्प का पता चलता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य क्षेत्र पर करना चाहता हूं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी दिल्ली सरकार की एक प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार चाहती है कि दिल्ली का हर नागरिक अपने या किसी परिजन के बीमार होने की स्थिति में असुरक्षित महसूस ना करे, उसके अंदर कोई डर ना आए, उसके अंदर अस्पताल के बिल या सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कोई डर ना आए, ये सरकार चाहती है। इसलिए पिछले 2 साल में सरकार ने 3 टियर हेल्थ सिस्टम स्थापित करने पर काम किया है। अगले वित्त वर्ष में भी सरकार इसी 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने पर काम करेगी। फर्स्ट टियर यानी पहला स्तर है मोहल्ला क्लिनिक, जहां एक आम आदमी सामान्य बीमारी के लिए योग्य डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए जा सकता है। इस मोहल्ला क्लिनिक में योग्य चिकित्सक की सेवाएं, दवाइयां, टेस्ट सब मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। 110 ऐसी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक, इसी वित्त वर्ष, वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 150 से ऊपर हो जाएगी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्यों ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे पता है वीरेंद्र गुप्ता जी का सवाल आएगा थोड़े दिन बाद। ये एलजी साहब जिस दिन बोले तो 103 थी, वित्तीय बजट भाषण में 110 हो गई। अगले हो सकता है जिस दिन बजट प्रस्ताव पास हो रहा हो 120 हो जाए। तो ये डायनेमिक कैसे आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसी तेजी से काम चल रहा है। रोजाना 2 या 3 कहीं कहीं हो रही है। इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, आज मैं कह रहा हूं 110 काम कर रही है, इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 150 काम करने लगेंगी, इसकी मुझे उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स को पूरी दिल्ली में बनाने के लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इस पर तेजी से काम चल रहा है। दूसरा स्तर है पॉलीक्लिनिक का, जहां हर एक बीमारी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे, दवाइयां और टेस्ट फ्री होंगे, लेकिन यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता।
ऐसे 23 पॉलीक्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं और अगले वित्त वर्ष में इनकी संख्या 150 कर दी जाएगी। तीसरे स्तर पर अस्पताल है, जहां दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को मिलाकर 10,000 बेड्स हैं आज की तारीख में। इन्हें बढ़ाकर 20,000 बेड्स किए जाने पर इन्हीं अस्पतालों में काम चल रहा है। अगले 18 महीने में यह काम पूरा होने की उम्मीद है अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही बुराड़ी नगर द्वारका में 3 अस्पताल निर्माणाधीन है और सरता विहार, नागलोई, मादीपुर और सिरसपुर में 4 अस्पताल बनाए जाने हैं। इन 7 नए अस्पतालों में 5,000 नए बेड्स होंगे। इस तरह पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की संख्या आज के 10,000 से बढ़कर 25,000 के लक्ष्य पर अगले वित्त वर्ष में सरकार तेजी से काम करेगी। सरकार ने सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनवाने और उन्हें हेल्थ बीमा देने की योजना पर भी काम कर रही है। इन योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए की परिव्यय प्रस्तावित कर रहा हूं। हमारी सरकार ने ऐसे गुड स्मार्टियंस यानी मददगारों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित व्यक्ति को जीवन बचाने और उसके उपचार के लिए उसे अस्पताल में ले जाने में मदद करते हैं। ऐसे मददगार व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप 2,000 रुपए नकद का प्रशंसा पत्र दिया जाता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किशोरों के लिए 5 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक केंद्र में 5 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार के 5 अस्पतालों लोकनायक, गुरु तेग बहादुर, बाबा साहब अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की फार्मेसियों को आउटसोर्स किया जाएगा और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के बाहर एक निःशुल्क जेनरिक फार्मेसी जनौषधि स्थापित की जा रही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन जांच पहले ही निःशुल्क की जा चुकी है। सरकारी निजी भागीदारी के जरिए प्रयोगशाला सुविधाओं, डायग्नोस्टिक, टेली रेडियोलॉजी सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। अगले वर्ष में इन सभी सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र के 41 अस्पतालों के साथ भागीदारी में 30 महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक शल्य चिकित्साओं में गुणवत्तापूर्ण उपचार की व्यवस्था करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अंतर्गत ऐसे रोगियों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाएगा जिनका दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज चल रहा हो और जिन्हें अपेक्षित उपचार के लिए लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ रहा हो। इस तरह सरकारी अस्पतालों द्वारा रेफर किए गए चिंताजनक रोगियों के पूर्ण उपचार और देखभाल के लिए दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों को सीजीएचएस की दरों से उपचार का खर्चा अदा करेगी। 2017-18 के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मैं 5,736 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव करता हूं। इसमें 5,048 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 688 करोड़ रुपए की पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और कार्यान्वयन के लिए 2,627 करोड़ रुपए का निर्धारित करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की तीसरा बड़ा इशू सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वर्तमान में डीटीसी और क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 5,815 बसें दिल्ली में प्रचारित हैं, जो हर रोज करीब 46 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती हैं। 2017-18 के दौरान क्लस्टर स्कीम के तहत 736 और नई बसें शामिल हो रही हैं। बस डिपो के टर्मिनल के लिए जगह के अभाव के कारण बसों के बेड़े में बढ़ोतरी करना एक बड़ी चुनौती थी। हमारी सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता दी और 11 नए बस डिपो बनाने का निर्णय लिया। ढिचाऊ कला, द्वारका सेक्टर 22, बवाना सेक्टर 1, बवाना सेक्टर 5, रेवला खानपुर, खरखड़ी नाहर, रोहिणी फेज 5 में रानीखेड़ा 1, रानीखेड़ा 2 और रानीखेड़ा 3, नरेला और पूर्वी विनोद नगर में बनाए जा रहे नए बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। मैं 2017-18 के दौरान बस टर्मिनल्स और डिपोज के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। यात्रियों का अंतिम समय गंतव्य तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट स्कीम का अनुमोदन कर दिया है और फलस्वरूप इस वर्ष 10,000 नए ऑटो परमिट जारी किए जाने की संभावना है। हमारी सरकार बसों के प्रचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए स्टेट कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन शुरू की गई है। अब सभी क्लस्टर बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन लगाई गई है। डीटीसी की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन लगाने का इसमें प्रस्ताव है। डीएमआरसी का मौजूदा नेटवर्क मेट्रो 189 किलोमीटर का है। डीएमआरसी के तीसरे चरण में पूरा होने पर यह लगभग 325 किलोमीटर हो जाएगा। सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण का अनुमोदन कर दिया है, जिसमें 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनकी लंबाई 104 किलोमीटर होगी। चौथे चरण का काम 2017-18 में शुरू किया जाएगा और दिसंबर 2021 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मेट्रो यात्रियों की सुविधा पहुंचाने के लिए 582 अतिरिक्त डब्बे भी खरीदने का प्रस्ताव है। मैं 2017-18 में डीएमआरसी के लिए 1156 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रोड्स भी इंपॉर्टेंट है। आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद तक सभी एलिवेटेड कॉरिडोर्स को आम जनता के लिए अध्यक्ष महोदय खोल दिया गया है। इसमें आउटर रिंग रोड पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिली है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक नाले तक के एक तरफ समानांतर सड़क का निर्माण करने से बलसवा, मुकुंदपुर, बुराड़ी, संगम विहार, जगतपुर,
वजीराबाद, अन्य निकटवर्ती कॉलोनी के स्थानीय लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास के निर्माण का काम 2017-18 में शुरू कर लिया जाएगा। इस अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद नीला गुम्बद रोटरी से बदरपुर बॉर्डर की ओर आने वाले वाहनों को बिना किसी बाधा के निकलने में मदद मिलेगी और आश्रम चौक पर भीड़भाड़ कम की जा सकेगी। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले बजट में आईएसबीटी आनंद विहार से पीरागढ़ी तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और वजीराबाद से एयरपोर्ट तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। इन दोनों परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं और फिजिबिलिटी स्टडी का काम इस पर प्रगति से चल रहा है। आईटीओ पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकंदरा रोड, मथुरा रोड, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और डब्ल्यू पॉइंट और हंस भवन के निकट स्काई वॉक और एफओबी के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर 54.84 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाला फेज 3 के अंतर्गत एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य इस साल पूरा हो जाएगा। मैं इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के बीच नए फ्लाईओवर अंडरपास के निर्माण का काम भी 2017-18 में शुरू किया जाएगा। मैं 2017-18 में सड़क ढांचे सहित सार्वजनिक परिवहन के लिए कुल 5,506 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 3,512 करोड़ रुपए राजस्व बजट और 1,994 करोड़ रुपए पूंजी का बजट शामिल है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बात अब सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। अध्यक्ष जी, हम समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विधवा, बेसहारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवा और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। करीब 6.3 लाख व्यक्तियों को यह लाभ दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली पेंशन में 1,000 रुपए की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। स्कीमों का लाभ उठाने के लिए आय सीमा की पात्रता 60,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है प्रतिवर्ष। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आवंटन 2017-18 में बढ़ाकर 1,595 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, जबकि 16-17 के संशोधित अनुमानों में ये 1,137 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार 2017-18 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना करेगी। यह कमीशन दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा संबंधी मसलों की देखरेख करेगा। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इसमें स्टेशनरी खरीदने के लिए छात्रवृत्ति, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस आदि के शामिल हैं। 2017-18 में SC/ST कंपोनेंट 789 बजट हेड के तहत 900 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो 16-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27% अधिक है। 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए मैं कुल 3,467 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,081 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सामाजिक सुरक्षा की बात हो तो जिसका जिक्र आपने भी किया था, महिला सुरक्षा के बिना सामाजिक सुरक्षा संभव नहीं है। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 2 वर्ष में जिस तरह की सक्रियता और जिस तरह की निष्पक्षता के साथ काम करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी महिला आयोग ने, राज्य महिला आयोग ने इस तरह की निष्पक्षता और इस तरह की सक्रियता से काम करके दिखाया होगा। आज मैं बहुत अथॉरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि दिल्ली महिला आयोग देश का एकमात्र ऐसा राज्य महिला आयोग है जहां बैठी हुई महिला आयोग की अध्यक्षा किसी सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, इस सदन में 67 एमएलए सत्ताधारी पार्टी से हैं। सत्ताधारी पार्टी के किसी एमएलए या मिनिस्टर या उसके करीबी आदमी को भी नहीं बख्शती है वो। अगर वहां से भी कोई सूचना मिलती है, अगर वहां से भी किसी को कोई गड़बड़ की सूचना मिलती है, किसी तरह की शिकायत मिलती है, उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती है। तो पिछले 2 साल में जिस तरह से दिल्ली महिला आयोग ने काम किया है, उससे उसकी भूमिका समाज में और बढ़ जाती है। और इसीलिए आपने अपेक्षा की थी, मुझे लगता है कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं वित्त मंत्री के रूप में सदन के अध्यक्ष होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। दिल्ली महिला आयोग का बजट पहली बार बढ़ाकर 3 गुना किया जा रहा है। उसको 20 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि दी जा रही है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, जलापूर्ति और स्वच्छता पर मैं बात करूंगा। पानी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन रहीम जी जो कह गए उससे बढ़िया उस चीज को एक्सप्लेन कोई कर नहीं सका। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस छीन। पानी की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जीवन में, अस्तित्व में क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतने
सटीक और इतने गहरे शब्दों में किसी ने कही होगी। हमारी सरकार इस बात का महत्व समझती है कि पानी मानव का अधिकार है, इंसान की बुनियादी जरूरत है और यह कोई वस्तु नहीं है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2017 के अंत तक अधिकृत और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले सभी परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पेयजल प्रदान कर दिया जाए। दिल्ली जल बोर्ड 1200 अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान कर रहा है और सभी झुग्गी झोंपड़ियों में पब्लिक वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए जलापूर्ति की जाती है और इस वर्ष दिल्ली के सभी जेजे क्लस्टर्स में पानी की लाइन डालने का लक्ष्य रखा गया है। हम प्रत्येक परिवार को हर महीने 20 किलोलीटर निःशुल्क जल आपूर्ति करने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं गर्व के साथ सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि लगभग 12,57,00,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के जीरो वाटर बिल्स आए हैं, यानी कि 12,57,000 परिवारों ने जीरो वाटर बिल स्कीम का फायदा लगातार उठाया है। चाहे वो चिराग दिल्ली जैसे सैकड़ों साल पुराने गांव हो या खिराड़ी के अनधिकृत कॉलोनियां हो, दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पहली बार घर के अंदर पानी सप्लाई हुआ है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 12.57 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के जीरो वाटर बिल देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू इकट्ठा करके दिखाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जल मंत्री और उनकी जो पूरी टीम है दिल्ली जल बोर्ड की, उसको बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। ये नई इकोनॉमी है। आम आदमी को पानी पिलाओ, उसकी जीवन की जरूरतें पूरी करो, उसकी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत उसको मुफ्त में उपलब्ध कराओ सबको, और इकोनॉमिक्स में आपका ग्राफ इकोनॉमिक कलेक्शन में ऊपर उठता जा रहा है। नई इकोनॉमी है जिसको समझने की जरूरत है। 217-18 का साल जल क्षेत्र में 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। एक और हम सभी अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर सहित समूची दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो वहीं वाटर क्वालिटी को लेकर एक बड़ी शुरुआत हमने इस वर्ष की है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाओं के मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हमने पिछले साल शुरू की थी, उसको आगे भी जारी रखेंगे। पिछला साल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐतिहासिक रहा। हमारी सरकार आने के बाद 309 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की गई, जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 किलोमीटर लंबी पुरानी अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त या रिसने वाली पाइपलाइन को हमने बदला। दिल्ली जल बोर्ड ने 700 टैंकरों के मौजूदा बेड़े में 250 नए स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंकर जोड़े हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर 29 वाटर एटीएम और 15 ई प्याऊ स्थापित किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधि से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में ई प्याऊ लगाने की भी और योजना बनाई है। दिल्ली जल बोर्ड शहर के विभिन्न भागों में 24 घंटे 7 दिन जलापूर्ति का सपना पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमेशा हम इस सदन में भी बात करते रहे हैं, अलग अलग फोरम पर बात उठती रही है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम देश में आम आदमी को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो किस तरह की आजादी और किस तरह की तरक्की है। इस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली में भी हम और देश की राजधानी में नहीं करा पा रहे हैं, ये तो और ज्यादा शर्मनाक बात है। हम बहुत तरक्की की बात करते हैं, हम बहुत विकास की बात करते हैं, हम आजादी की बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी से हमने इसकी शुरुआत की है कि आदमी टोटी खोल के अपना पानी पी सके, ऐसा सप्लाई पानी गारंटेड। कंटेमिनेशन वाला तो दिल्ली में भी पी रहे हैं, बहुत जगह पी रहे हैं, लोग सप्लाई से पी रहे हैं, कहीं आरओ लगा लेते हैं जो सक्षम है, लेकिन दिल्ली में हमने गारंटी ली है कॉलोनियों में कि अब आप अपना टोटी खोलोगे तो पानी का जो साफ पानी, पीने का जो साफ पानी आएगा वो गारंटेड होगा। आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी आरओ से निकालने की जरूरत नहीं है। नवजीवन विहार और गीतांजलि एन्क्लेव में इसकी शुरुआत कर दी गई है। इन इलाकों में मार्च 2017 से 24 घंटे जलापूर्ति की जा रही है। इसके पहले इन क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पानी की आपूर्ति की जा रही थी। 24 घंटे 7 दिन वाटर सप्लाई से न केवल पानी की दिन रात की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि इस बात की गारंटी भी दी जा रही है कि टैप से सीधे स्वच्छ पेयजल मिले। टैप से सीधे पानी पीने की स्कीम इस वर्ष कुछ और कॉलोनियों में शुरू की जाएगी, जिसके बाद समूची दिल्ली में धीरे धीरे इसमें विस्तार किए जाने की योजना है। 24/7 आपूर्ति सप्लाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। मौजूदा नेटवर्क को नया रूप दिया जा रहा है। वॉक द लाइन नाम के नवीन कार्यक्रम के जरिए आपूर्ति प्रणाली का समूचे शहर में मूल्यांकन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से नेटवर्क की खामियों के बारे में पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पानी के लिए दिल्ली अन्य राज्यों पर निर्भर है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बरसात और बाढ़ का पानी रोककर दिल्ली का वाटर प्रोडक्शन बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास दिल्ली जल बोर्ड ने किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वाटर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम बुराड़ी में शुरू किया गया। इसी के साथ दिल्ली जल बोर्ड ने पहली दफा शहर के भीतर पानी की मात्रा बढ़ाने के क्षेत्र में अपने प्रयास शुरू किए हैं। पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाते हुए 20 MGD जल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा।
92 नए ट्यूबवेल लगाने और पुराने 100 ट्यूबवेलों के पुनर्विकास, पल्ली में 4 बरसाती कुओं और पुराने पंपों के स्थान पर नए पंप लगाने तथा स्काडा की संस्थापना करने जैसे उपायों के जरिए जलापूर्ति में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार अवरुद्ध बरसाती कुओं को बहाल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने तालाबों और बावलियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसी वर्ष कराला, मंगोलपुरी और मंगोलपुर कला में भूमिगत जलाशयों को चालू किया जा रहा है। मायापुरी, महिपालपुर में यह काम शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष 309 कॉलोनियों में जलापूर्ति का नेटवर्क कायम किया। दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में एक कीर्तिमान है। इससे सभी 1200 अनधिकृत कॉलोनियों में व्यापक जलापूर्ति कायम की जा सकी है। ऐसी 200 और कॉलोनियों में जलापूर्ति नेटवर्क के अंतर्गत हम लाने की योजना बना रहे हैं। कॉरपोरेशन पिलर के निकट 70 एमजीडी क्षमता के सीवर वेस्ट प्लांट का निर्माण कार्य सितंबर 2016 में शुरू किया गया। इसे 30 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। यह प्लांट आधुनिक तकनीक पर आधारित अपनी तरह का देश में सबसे कम लागत में बनने वाला प्लांट है। ये बार बार पूछते हैं ना, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां से आता है? बेस्ट टेक्नोलॉजी, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज। दिल्ली गेट पर 15 एमजीडी सीवरेज उपचार संयंत्र और यमुना विहार में 25 एमजीडी उपचार संयंत्र एसटीपी चालू कर दिए गए हैं। सभी पुराने मल जल उपचार संयंत्रों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारित बीओडी 10 से कम और एसएस 10 पीएम से कम मानक के अनुसार उत्सर्जित जल का उपचार किया जा सके। इसी वर्ष सभी मल जल पंपिंग स्टेशन को स्वचालित बनाया जाएगा ताकि पंपिंग का अनुकूलतम इस्तेमाल हो और टैंक सीवरों में चैनल फ्लो सुनिश्चित किया जा सके। इससे नालों की गाद हटाने के काम में कमी आएगी। यमुना की सफाई के लिए 3 प्रमुख नालों नजफगढ़ सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन पर इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की परियोजना शीघ्र पूरी की जाएगी। इससे नालों में बहने वाले 240 एमजीडी मल जल को ट्रैप किया जाएगा और समुचित उपचार के लिए विभिन्न जलमल संयंत्रों की तरफ इसको मोड़ा जाएगा। सप्लीमेंट्री नालों को नया रूप देने के लिए कंसल्टेंसी का काम इजराइल की एक फर्म को दिया गया है। इस वर्ष मुकरमा चौक से वजीराबाद तक 8.5 किलोमीटर के दायरे में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर सप्लीमेंट्री ड्रेन की सफाई, अपलिफ्टिंग और विकास का काम शुरू किया जाएगा। मैं 2017-18 के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए कुल 2108 करोड़ रुपए का 2108 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 1180 करोड़ रुपए राजस्व और 928 करोड़ रुपए पूंजी बजट से संबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, आवास और शहरी विकास के बारे में दिल्ली सरकार को स्लम फ्री शहर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, कृत संकल्प है। लेकिन हमारा फिलॉसफी है कि यह काम झुग्गियों को उजाड़ के नहीं हो सकता। सुबह 4 बजे वहां पुलिस भेजिए और रात को उनको तोड़ दीजिए, उससे नहीं हो सकता। बल्कि झुग्गी में रह रहे नागरिकों को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए छोटे छोटे घर देके शुरू हो सकता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान ड्यूशुब ने ज्वालापुरी, कीर्तिनगर, पंजाबी बाग, जनपथ, झारखंड भवन और NH24 इत्यादि स्थानों पर बसी विभिन्न झुग्गी बस्तियों से करीब 5000 व्यक्तियों को बपरौला और द्वारका में फ्लैट देकर पुनर्स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, कई जगह मुझे जाने का अवसर मिला जहां झुग्गियों से फ्लैट में ले जा रहे थे लोगों की आंखों में ऐसे आंसू थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे जिन शब्दों में बयां किया उन्होंने अपना उस भाव को, किसी ने मुझे बताया कि 3 बार उस झुग्गी को तोड़ा गया और 3 बार वो अपने बच्चों को लेकर व्यक्ति सड़क पे आके खड़ा हो गया। हर बार सड़क पे खड़ा रोता रहा, रात को वहीं सोया, फिर वापस जब पुलिस चली गई और बुलडोजर हट गए, फिर वापस आके झुग्गी बनाई। 3 बार ऐसा हुआ। किसी एक व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति कहता है कि आज मैं खुश हूं कि अब के बाद मेरा मकान तोड़ने के लिए कोई बुलडोजर नहीं आएगा, कोई 4 बजे आके पुलिस खड़ी नहीं होगी। ऐसे सैकड़ों लोगों की, 5000 से ज्यादा लोगों को बपरौला और द्वारका में जो फ्लैट दिए गए। कभी आप समय देंगे और इजाजत देंगे तो एक छोटा सा वीडियो हमने ऐसे लोगों का बनवाया। मैं चाहूंगा कि वो सदन में कभी दिखाया जाए, कैसे लोग झुग्गियों में रह रहे थे और कैसे वो अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। ये सदन देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि यहां से निकली गई बनी नीतियों और बने कार्यक्रमों के जरिए लोगों की जिंदगी कहां से कहां पहुंच रही है। उस गौरवान्वित क्षण को महसूस करने के लिए मैं चाहूंगा कि किसी समय इस सत्र में या इससे अगले सत्र में वो वीडियो भी यहां पे दिखाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह दिल्ली को खुले शौच से मुक्त शहर बनाने पर भी तेजी से काम शुरू किया गया। मैं इसके लिए ड्यूशुब की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कई हफ्तों तक रोजाना सुबह 3 बजे जा जाकर ऐसे इलाकों का सर्वे किया जहां लोग खुले में शौच करते हैं। यह अद्भुत कार्य था, क्योंकि आपको खुले शौच की स्थिति का जायजा लेना है, कहां कहां होना है, तो सुबह उस वक्त जाना पड़ेगा जब खुले शौच के लिए लोग जाते हैं। तो ड्यूशुब की टीम सुबह 3 बजे उठ के घर से निकल के वहां पे जाती थी, जहां जहां से सूचनाएं मिलती थी, जहां जहां शिकायतें थी, जहां जहां स्थितियां रिपोर्ट में थी पहले से,
वहां जाके सर्वे करके कई हफ्तों तक रोजाना सुबह जाकर सर्वे किया और इसके आधार पर दिल्ली को खुले शौच से मुक्त कराने का एक प्लान तैयार किया। इस प्लान पर काम करते हुए पूरी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ सुथरे 8000 टॉयलेट तैयार हो चुके हैं। 8000 तैयार हो चुके हैं। 6000 जून 2017 तक तैयार हो जाएंगे और इसके अलावा अगले साल 5000 नए टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। इस तरह कुल 19000 टॉयलेट्स का निर्माण कर पूरी दिल्ली को खुले शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ड्यूसिब और नाइट सेंटर की टीम की सक्रियता के कारण दिल्ली में हम ठंड के कारण होने वाली मौत की घटनाओं को रोकने में कामयाब रहे। ड्यूसिब दिल्ली में बेघर लोगों को शेल्टर प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 266 शेल्टर्स में कुल क्षमता बढ़ाकर 21,724 की गई। एनएलयूएम के अंतर्गत नागलोई फेज 2, द्वारका सेक्टर 3, रोहिणी सेक्टर 5, गीता कॉलोनी की निकटवर्ती जेजे बस्ती में बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाने का और प्रस्ताव है। प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कंबल, दरियां, चटाइयां, पेयजल आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मैं 2017-18 में आवास और शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3113 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित बजट 2016-17 से 21% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2016 में सौर नीति को अधिसूचित करके सौर ऊर्जा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जगह की कमी की वजह से दिल्ली में सौर ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए इमारतों की छत का उपयोग करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 साल में सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित करके 1000 मेगावाट क्षमता सृजित करने और 2025 तक इसे 2000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ऐसी सभी सरकारी इमारतों के लिए छतों पर सोलर एनर्जी प्रणालियां लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा का होगा। इन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट लगाने पर ₹2 प्रति यूनिट किलोवाट की दर से बिजली उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। शहरी ठोस कचरे के निस्तारण की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 जगह ओखला, गाजीपुर और बवाना में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है, जिनकी कुल क्षमता 52 मेगावाट होगी। ओखला में 16 मेगावाट का क्षमता संयंत्र काम कर रहा है। यह भारत में ठोस कचरे की प्रबंधन की ऐसी सबसे बड़ी योजना है जिसकी क्षमता रोजाना 2000 टन कूड़ा निपटाने की है। मैं 2017-18 में सौर में ऊर्जा पर कुल 2194 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें 1600 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी के शामिल हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली के लाखों लोगों को बिजली के बिल आधे आ रहे हैं और लोगों ने बिजली की बचत भी शुरू की है। और उसमें कुल मिलाकर 2194 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात दिल्ली के पर्यावरण पर और वन क्षेत्र पर करना चाहूंगा। पर्यावरण की समस्या नगर और इसमें रहने वाले की खुशहाली की जुड़ी समस्या है। आबादी में बेहताशा बढ़ोतरी और तेज आर्थिक विकास से दिल्ली में पर्यावरण के बिगड़ने की समस्या उत्पन्न हुई है। हाल ही में पर्यावरण की हालत सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए। इनके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाने, वाणिज्यिक वाहनों में सीएनजी का उपयोग, बैटरी से चलने वाले चौपहिया दुपहिया वाहनों पर सब्सिडी, इस तरह के बहुत सारे उपाय दिल्ली सरकार ने किए हैं। अध्यक्ष जी, हम प्रदूषण के स्तर की लगातार रियल टाइम आधार पर निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें परिवेशी वायु की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। इस तरह के केंद्रों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है, जिनके माध्यम से वायु में विद्यमान धूल आदि के कणों और गैस की मात्रा जैसे PM2, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। दिल्ली में प्रदूषण न फैलाने वाले बैटरी चलित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के बैटरी चलित वाहनों को अपनाने वालों को सब्सिडी देने की योजना पिछले साल घोषित की थी। वर्ष 2016-17 में 686 ऐसे वाहनों को 1.6 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह सब्सिडी अगले साल भी जारी रहेगी। अध्यक्ष जी, हम दिल्ली को हरी भरी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2016 के दौरान हमने बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत पेड़ों के 8.43 लाख पेड़ और झाड़ीदार पेड़ों के 11.5 लाख पौधे रोपित किए गए। मुझे यह बताते खुशी हो रही है कि दिल्ली के फॉरेस्ट कवर में 1% का इजाफा हुआ है। ये 1%, लगभग 1% है, 0.8% है बेसिकली। ये बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि दिल्ली में करीब 600 एकड़ जमीन पर हरियाली और बढ़ गई है। 600 एकड़ बहुत बड़ा भूभाग होता है। इसी तरह दिल्ली के पर्यावरण की दृष्टि से एक नया प्रस्ताव मैं इस पर सदन में रख रहा हूं, जिसका संबंध दिल्ली में अंग्रेजों के समय के इतिहास से भी है।
1912-13 के आसपास अंग्रेजों ने दिल्ली में विलायती कीकड़ पूरी दिल्ली में लगवाए थे। इसकी वजह से दिल्ली की जमीन के नीचे पानी की काफी समस्या बढ़ी है। सरकार की योजना है कि पूरी दिल्ली से विलायती कीकड़ को हटाकर यहां अमलतास और स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाए और अन्य फल और फूलों के वृक्ष लगाए जाए। पूरी दिल्ली को कीकड़ फ्री बनाने की इस योजना को इस साल सेंट्रल रिज इलाके से शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी योजना है, पूरी दिल्ली में करना है। यह एक बहुत लंबी योजना है, क्योंकि एकदम सारे कीकड़ काट के नहीं फेंक सकते। धीरे धीरे वहां और पौधे लगा के हल्के से उन कीकड़ को इस तरह से हटाया जाए ताकि वहां और कीकड़ ना उगे, उसके बाद बीच से वहां और कीकड़ ना बने। इसलिए मैंने कहा कि एक लंबी योजना है, लेकिन इसकी हम शुरुआत इस साल से कर रहे हैं और मुझे विभाग ने इसके लिए 10 साल पूरे बताए हैं कि लगभग 10 साल का इसको पूरा समय लगेगा। पूरी दिल्ली को कीकड़ फ्री बनाया जा सकता है। इस वर्ष 2017-18 के लिए इस पर खर्चे के लिए मैं 50 लाख रुपए की प्रस्तावित राशि प्रस्तावित करता हूं। रजोखुरी में करीब 6 एकड़ में पहला वन्य प्राणी बचाव केंद्र पक्षी विहार बनाने का प्रस्ताव है, जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा। गढ़ी मांडू, बेला फार्म, शास्त्री पार्क, इस्सापुर, खड़खड़ी, जटमल, अलीपुर और मुखमेलपुर में नए नगर वन विकास का प्रस्ताव है, ताकि यहां स्थानीय लोगों की पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं 2017-18 में पर्यावरण और वनों के लिए 106 करोड़ रुपए की कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 75 करोड़ रुपए राजस्व के लिए और 31 करोड़ रुपए पूंजी बजट के लिए शामिल है। पर्यावरण और वन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में गांव दिल्ली के सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की बेहद कमी है। इसके लिए दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड लगातार विकास संबंधी कार्य करता रहा है। हमारा विचार है कि दिल्ली के शहरी गांवों में भी विकास कार्य उतने ही जरूरी हैं जितना दिल्ली के देहाती गांवों में। मुझे पता नहीं कब वो योजना बनी थी कि दिल्ली के कुछ तो वाकई रूरल विलेजेस हैं, लेकिन कुछ विलेजेस तो अर्बन और रूरल सब एक जैसे ही हैं। मैं खुद जहां से विधायक हूं, पटपड़गंज क्षेत्र से, मेरी विधानसभा में आने वाले 3 गांवों में से एक को रूरल विलेज डिक्लेयर कर रखा था योजना में, एक को अर्बन विलेज डिक्लेयर कर रखा था और एक किसी योजना में शामिल नहीं था। अब एक ही भूभाग है, एक ही सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक है वहां पे, तो वहां कैसे इसको बनाया था, इसको हम थोड़ा त्रुटि मानते हैं। इसलिए सरकार ने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का दायरा बढ़ाकर रूरल और अर्बन दोनों ही तरह के गांवों को इसमें शामिल करने का फैसला किया। इसके लिए बोर्ड को दी जाने वाली राशि को वर्तमान में 132 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। यानी इसमें 4 गुने से अधिक की बढ़ोतरी की जा रही है। इस राशि का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सभी गांवों को उनकी आबादी के अनुपात में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ लगने लगी है। इसमें भीड़भाड़ कम करने के लिए हमने टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला लिया है। इस पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस परियोजना के दिसंबर 2019 तक पूरा होने की संभावना है। हमने गाजीपुर में एक फूल मंडी है, वहां पे 150 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर फूल मंडी और प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने का फैसला किया है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके। यह मंडी न सिर्फ फूलों के व्यापार केंद्र का कार्य करेगी, बल्कि आम जनता भी यहां आकर फूलों की खूबसूरती का आनंद उठा सकेगी। इससे पुष्प उत्पादन और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाजार का भी विकास करने की योजना बना रहे हैं, जिस पर 120 करोड़ रुपए लागत आएगी। गाजीपुर के इस मछली मुर्गा मार्केट में कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र भी लगाया जाएगा। यह परियोजना 2017-18 में ही पूरी हो जाएगी। हमारी सरकार सभी मंडियों में ई मंडी परियोजना लागू करने के लिए काम कर रही है, ताकि लेन देन में पारदर्शिता आए, उत्पादकों को बेहतर दाम मिले और उन्हें अपने उत्पादों में भुगतान का कम समय लगे। हम राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई पोर्टल में शामिल होकर चरणबद्ध तरीके से ई मंडी परियोजना लागू करेंगे। हमारी सरकार तमाम समुदायों की संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता के क्रम में हमने समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2017-18 में दिल्ली में छठ घाटों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया। अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में ग्रामीण विकास
बाढ़ एवं सिंचाई के लिए कुल 925 करोड़ रुपए के खर्च का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसमें 251 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 674 करोड़ रुपए का पूंजी बजट शामिल है। ग्रामीण विकास और बाढ़ एवं सिंचाई क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 704 करोड़ रुपए के खर्च का आवंटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अपने बजट वक्तव्य के आखिरी चरण में मैं थोड़ी सी बात दिल्ली के पर्यटन और संस्कृति के बारे में भी करना चाहता हूं। दिल्ली देश के समृद्ध अतीत और फलते फूलते वर्तमान का प्रतीक है, जहां प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। दिल्ली को एक पर्यटन नीति की जरूरत काफी समय से पहले से महसूस की जा रही थी। दिल्ली को पर्यटकों के आकर्षण का विश्व स्तरीय केंद्र बनाने और दिल्ली पर्यटन के लिए ढांचा और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली को फिल्म शूटिंग के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक सिंगल विंडो मंजूरी व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है। शहर में फिल्म निर्माण और शूटिंग संबंधी कानूनी औपचारिकताएं केवल एक सरकारी कार्यालय में सिंगल विंडो से पूरी हो सकें, ऑनलाइन पूरी हो सकें। फिल्म निर्माताओं को मंजूरी प्रदान करने और उन्हें शूटिंग के नियमों के बारे में समेकित जानकारी प्रदान करने और फिल्म शूटिंग को एक बाधा रहित अनुभव बनाने के लिए एक सुचारू प्रणाली हमारी सरकार विकसित करने जा रही है। हमने गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना के रूप में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क डेवलप किया है, जिसके चारों ओर आकर्षक हरित उद्यान फैला हुआ है, जो एडवेंचर पार्क को एक जादुई परिवेश प्रदान करता है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में इस साल कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। एक दिन में 1500 से ज्यादा फुटफॉल्स इस साल देखे गए। 2017-18 में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस को नाइट लाइफ और लग्जरी फूड कोर्ट बनाने का प्लान मैं प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली को विश्व स्तरीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने का काम जारी रखते हुए हमने यमुना नदी के किनारों को विकास की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य एक ऐसे स्थल का विकास करना है जहां लोग अपने को प्रकृति और यमुना नदी से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें और नदी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और वे नदी में सुधार के लिए खुद भी प्रयास करें। इससे जल निकायों के साथ साथ ऐसी आर्द्र भूमि का विकास किया जा सकेगा जो भूमिगत जल के पुनर्भरण और नदी की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो। इससे नदी को प्रदूषण से बचाने और वन्य जीवों को सहारा देने वाले स्थानीय और वातावरण के अनुकूल पौधों की विविध प्रजातियों के विकास में मदद मिलेगी। 5 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलॉजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद का अपस्ट्रीम बनाने का प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017-18 में पर्यटन के लिए कुल 119 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 69 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 50 करोड़ रुपए का पूंजी बजट शामिल है। पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 117 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली के विकास का, दिल्ली के सामाजिक ढांचे के विकास का लेखा जोखा था। मैं थोड़ा सा समय सदन का इस बजट वक्तव्य का भाग 6 प्रस्तुत करने के लिए लेना चाहूंगा। अपने भाषण के प्रथम भाग में मैंने सरकार की नीतियों की चर्चा की। मैं बात दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार दिल्ली के आमजनों की, आम आदमी द्वारा बनाई गई है और आम आदमी के लिए है। पिछले 2 वर्ष से हम लगातार कर मुक्त बजट, टैक्स फ्री बजट पेश करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष भी किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। तो इस तरह से ये दिल्ली सरकार का लगातार तीसरा कर मुक्त टैक्स फ्री बजट मैं पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि जीएसटी का अनुमोदन हो चुका है और 1 जुलाई से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका असर सरकार के कर राजस्व पर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व कर की वसूली 38,700 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 16-17 के 32,430 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से लगभग 20% अधिक है। यह अनुमान इस विश्वास पर आधारित है कि जीएसटी लागू होने से कर में तेजी या उछाल आएगा और इन सब घटकों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव इसलिए मैंने नहीं रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2015-16 में ये टैक्स फ्री तो था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने पिछले 2 बजट टैक्स रिवर्स भी किए। बहुत सारे इश्यूज थे जिनको हमें व्यापारी आके कहते थे, क्योंकि ये सरकार एक तरफ मजदूरों की, एक तरफ कामगारों की व्यवस्था करती है, उनके रोजगार की, गरीबों की बात करती है। तो जो व्यापारी, जो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की, उसकी भी सुविधा का ध्यान रखती है और उसकी भी सहूलियत का ध्यान रखते हुए आगे चलती है। लगातार पिछले 2 बजटों में हमने टैक्स फ्री की हैं चीजें, या टैक्स के स्लैब्स को नीचे लाए थे और दिल्ली को सबसे लोएस्ट वैट रेट के स्टेट के रूप में हम आगे लेके बढ़ रहे थे। हमने 2015-16 में इमारती लकड़ी यानी टिम्बर पर टैक्स कम किया। दूसरे साल में भी कई चीजों पर टैक्स की रेट्स घटाए। इस साल मैं कुछ और वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिला सुरक्षा से लेके, महिला के सम्मान से लेके, महिला की जरूरत से लेके जुड़ा हुआ मुद्दा है। 20 रुपए तक के जो सैनिटरी नैपकिन्स थे वो दिल्ली में अभी टैक्स फ्री थे। महिलाओं की स्वच्छता के प्रति सरकार के सरोकार को देखते हुए 20 रुपए से अधिक मूल्य वाले सैनिटरी नैपकिन्स मामले में कर की मौजूदा दर है वो 12.5% है। इसको घटाकर मैं 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ साथ 2 साल पहले हमने टिम्बर पर टैक्स कम किया था, लेकिन टिम्बर से जुड़े हुए कुछ और पैरेलल प्रोडक्ट्स हैं, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, ब्लैकबोर्ड, एमडीएफ बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, इन पर अभी 12.5% का टैक्स है। इसको भी मैं घटा के 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने मार्बल पर टैक्स की दर घटा के 5% की थी, लेकिन साथ साथ उसके कुछ पैरेलल प्रोडक्ट्स ग्रेनाइट, स्वदेशी कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन, ग्वालियर स्टोन, स्लेट पर भी कर की मौजूदा दर इसको मैं 12.5% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, इस बार टैक्स कम करने के क्रम में और बजट में इस वर्ष की एक सबसे महत्वपूर्ण, इस बजट की एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा इस सदन की, क्योंकि हम पूरे देश को देखते हैं दिल्ली में बैठ के, और दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं है, सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजधानी है। हम लोग यहां सदन में बैठ के उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरे देश से आके अपने देश की राजधानी में रह रहे हैं। उनका जुड़ाव, उनकी कनेक्टिविटी अपने शहर के लोगों से लगातार बनी रहती है। पूरे देश के छोटे छोटे शहरों, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे शहरों को देश की राजधानी से जोड़ने के लिए हवाई यात्राएं चलती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किसी छोटे शहर से, जोरहाट से, दीमापुर से, सेनापति जैसे किसी शहर से दिल्ली आना जाना आसान हो सके, सस्ता हो सके, इस पूरे उत्तर भारत के लोगों को दिल्ली बस पड़ोस का शहर लग सके, और दिल्ली के लोगों को भी नॉर्थ ईस्ट के शहर या बाकी और छोटे छोटे शहर जहां से हवाई यात्राएं चल रही हैं वो पड़ोस के शहर लग सकें, इसमें हम दिल्ली के लोग भी अपनी तरफ से योगदान देना चाहते हैं। और मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में एक बजट प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि जो रिमोट कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत विमान प्रचालन करने का जो विकल्प है, उसको स्कीम के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद भारत के भीतर दिल्ली सहित उड़ान के प्रारंभ स्थान और उतरने के स्थान हवाई अड्डों, हेलीपैड से 2 चुने हुए स्थानों के बीच जो रिमोटली कनेक्टेड सिटीज हैं, उनके मार्गों पर प्रचालन करने वाले नगर विमान ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की खरीद पर वैट की अभी दर 25% है, जिसकी वजह से किराया बहुत महंगा होता है। और छोटे छोटे शहर और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट से मुझे बहुत जगह से लोग आके मिले थे कि वहां से दिल्ली आने के लिए वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, छोटे छोटे शहरों के लोग, तो उसको टैक्स के रेट को हम 25% से घटा के 1% करने का प्रस्ताव इसको रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये दिल्ली देश की राजधानी की जनता की ओर से पूरे देश को और विशेषकर पूर्वोत्तर के लोगों को, पूर्वोत्तर भारत के लोगों को संदेश है कि दिल्ली भी आपकी है, आपके लिए दिल्ली के दिल में बहुत जगह है। तो अध्यक्ष महोदय, इस टैक्स के रेट को मैं 25% से 1% पे लाने का प्रस्ताव रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव, सम्मानित सदन इस बात से अवगत है कि हमारी सरकार व्यापारियों के अनुकूल सरकार है, और पहले दिन से ही हमारी यह कोशिश रही है कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए मददगार वातावरण बने। अतः एक विशेष अभियान हमने चलाया, और मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 723 करोड़ रुपए व्यापारियों के रिफंड किए गए, जो पिछले साल के 227 करोड़ रुपए के रिफंड की तुलना में 300% एक्स्ट्रा है। कुल मिलाकर 7,20,000 रिफंड के मामलों का निपटारा किया गया। दिल्ली के व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी रिफंड, उसको हमने ऐतिहासिक रूप से उसके सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक कहना चाहूंगा कि ये लगातार जो कुछ मैंने अभी तक कहा उसको अगर मैं समराइज करते हुए कहूं तो ये लगातार तीसरा जीरो टैक्स बजट है। ये ना सिर्फ जीरो टैक्स है, बल्कि लगातार हर साल हमने रिवर्स टैक्स का कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस समय रियल एस्टेट और कंक्रीट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझने का दौर चल रहा है, डेफिनेशंस में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, कंक्रीट में इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हमने इंसान की जिंदगी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसमें इन्वेस्ट करने का एक बजट पेश करना शुरू किया। लगातार तीसरा ये बजट लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इन सब जरूरतों को इन्वेस्ट करने के लिए किया। दिल्ली को शिक्षित बनाना, स्वास्थ्य रखना एक हमारा बड़ा सपना है।
और आज का ये बजट उस सपने की दिशा में मुझे एक मील का पत्थर साबित होते हुए दिख रहा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, आखिर में इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम सपनों के बाद यही कहूंगा कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने अभी सारा आसमान अभी तक। अध्यक्ष जी, उन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के विचारार्थ इस बजट को प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि 2017-18 का बजट हाउस में पेश करें। Honorable Speaker, sir, I present the annual budget for the financial year 2017-18 before the House. अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 2017-18 की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पेश करें। Honorable Speaker, sir, I present the demands for grants for financial year 2017-18. अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि 2016-17 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश करें। Honorable Speaker, sir, I present second and final batch of supplementary demands for the year 2016-17 before the House. अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 2, जिसमें रेवेन्यू में 27 करोड़ 5 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड 2 पास हुई। डिमांड नंबर 3, जिसमें रेवेन्यू में 6 करोड़ 28 लाख रुपए और कैपिटल में 2 करोड़ रुपए हैं, कुल राशि 8 करोड़ 28 लाख रुपए है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 3 पास हुई। डिमांड नंबर 4, जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख और कैपिटल में 3 करोड़। अध्यक्ष जी, हम डिवीजन ऑफ वोट चाहते हैं, प्लीज, ये मेरी गुजारिश है। प्लीज खड़े होकर डिवीजन ऑफ वोट्स कराइए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। डिमांड नंबर 4, जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख और कैपिटल में 3 करोड़ 86 लाख रुपए हैं, कुल राशि 3 करोड़ 87 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 4 पास हुई। डिमांड नंबर 5, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 5 पास हुई। डिमांड नंबर 6, जिसमें रेवेन्यू में 34 लाख और कैपिटल में 2 लाख रुपए हैं, कुल राशि 36 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 6 पास हुई। डिमांड नंबर 7, जिसमें रेवेन्यू में 15 लाख रुपए और कैपिटल में 69 लाख रुपए हैं, कुल राशि 84 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 7 पास हुई। डिमांड नंबर 8 रिवेन्यू में 1 करोड़ 30 लाख और कैपिटल में 194 करोड़ 57 लाख 6,000 रुपए हैं। कुल राशि 195 करोड़ 87 लाख 6,000 रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 8 पास हुई। डिमांड नंबर 9 जिसमें रिवेन्यू में 1 लाख और कैपिटल में भी 1 लाख रुपए हैं। कुल राशि 2 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 9 पास हुई। डिमांड नंबर 10 जिसमें रिवेन्यू में 14 लाख रुपए हैं सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 10 पास हुई। डिमांड नंबर 11 जिसमें रिवेन्यू में 109 करोड़ 28 लाख रुपए और कैपिटल में 340 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। कुल राशि 449 करोड़ 58 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर रिवेन्यू में 140 करोड़ 58 लाख रुपए एवं कैपिटल में 541 करोड़ 45 लाख 6,000 रुपए कुल राशि 686 करोड़ 3 लाख 6,000 की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को मंजूरी दे दी है। अब माननीय उप मुख्यमंत्री एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2017 बिल नंबर 1 2017 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे। Honorable Speaker, sir, I seek permission of the House to introduce appropriation bill number 1 2017 to the House. अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। Honorable Speaker, sir, I introduce appropriation number 1 bill 2017 to the House. अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 खंड 3 में शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 2 खंड 3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए। प्रश्न है कि खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2017 को पास किया जाए। Honorable Speaker, sir, the House may now please pass the appropriation bill number 1 2017. अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2017 पास हुआ। माननीय सदस्यगण, बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में आज दोपहर का भोजन माननीय वित्त मंत्री जी के सौजन्य से विधानसभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस नहीं, आज लेट नहीं, आज 1:45 बज गए। उस दिन जल्दी था और वित्त मंत्री जी की ओर से, विधानसभा की ओर से लेट हो सकता है। खजाना उनके पास है तो लेट नहीं हो सकता। बजट प्रस्तुत, दोबारा पढ़ रहा हूं। बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में दोपहर का भोजन माननीय वित्त मंत्री जी के सौजन्य से विधानसभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य और पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं। अब सदन की कार्रवाई 9 मार्च 2017 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।